हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिनका नाम है ईएल थॉर्नडाइक। यानी आज हमारा सीटेट की प्रिपरेशन के लिए हम चाहे हमारा सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2, तो ये जो हमारा क्लास है ये सीटेट के लिए है। तो जो भी नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आज की जो हमारी क्लास है थ्योरी होगी, और थ्योरी के साथ साथ इसमें 30 MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो आप इसको थ्योरी को पढ़ने के बाद अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि इसको आपको आगे भी कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर आपको कहीं भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए जल्दी से आ जाइए सब लोग। तो हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। हमारी कुछ थ्योरी है और प्रैक्टिस सेशन है, और इससे भी हमारी पीछे क्लास बहुत हो चुकी है, तो आप सब जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए, आज है ईएल थॉर्नडाइक। ईएल थॉर्नडाइक ऐसा कोई सीटेट का एग्जाम नहीं जहां से इनसे क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो इन्होंने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिए। यानी जो थॉर्नडाइक साहब है ये त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिए। यानी जो थॉर्नडाइक थे एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना, यानी ये सोचते थे कि किसी की उत्तेजना यानी उसकी स्टिमुलस को बढ़ा दे तो उसके प्रति अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करेगा। वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। यानी इनका मानना है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। ये सोचते हैं कि अगर किसी की उत्तेजना, किसी की जो स्टिमुलस अगर उसको बढ़ा दे तो उसके प्रति जो उसका रिस्पॉन्स है यानी जो उसका इनक्रिया है तो क्या करेगा, वो बार बार अगर ऐसा करता है उस क्रिया को दोहराएगा तो कुछ ना कुछ वो जरूर सीखेगा। इनका प्रयोग इन्होंने प्रयोग किए। यानी थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। यानी बिल्ली भूख के मारे छटपटाती रहती है और इधर उधर घूमती है, और फिर उसका अचानक पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य यानी मृत मछली तक पहुंच जाती है। इन्होंने एक बिल्ली पे प्रयोग किया। एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिए और बाहर उस पिंजरे के बाहर एक मरी हुई मछली रख दी गई। और जब बिल्ली को भूख लगती तो बिल्ली इधर उधर पैर अपना मार रही थी, तो अचानक गलती से यानी जब उसकी गलती से किसी एक लीवर पर उसका पैर पड़ जाता है तो क्या होता है, गेट खुल जाता है और वो अपने भोजन को खा लेती है। तो इस तरह यानी वो क्या करिए, वो गलती कभी इधर उसका पैर लगता कभी उधर, यानी वो बिल्ली क्या कर रही थी, प्रयास कर रही थी और अपनी गलतियाँ। और यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको। यानी यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियाँ होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे यानी सीख जाएंगे। जैसे वो बिल्ली ने किया। बिल्ली क्या कर रही थी, बिल्ली गलतियाँ कर रही थी, बिल्ली प्रयास कर रही थी और बार बार गलतियों के चलते वो क्या की, वो सही कर ली। और यानी जब हम प्रयास करेंगे तो हमसे क्या होगी, हमसे गलतियाँ होगी, लेकिन हम अंत तक अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए। इनके 2 मुख्य नियम हैं। एक मुख्य नियम है और एक गौण नियम है। यानी इनके 2 नियम हैं। अब बात करते हैं उनके जो प्राथमिक नियम है यानी प्राइमरी लॉ। यानी जो प्राथमिक नियम है, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से फिक्स है आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, ताकि जो भी आने वाला जो भी क्वेश्चन है उसको आप सही कर सके। इन्होंने अभ्यास का नियम दिया। अभ्यास यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। उसके बाद जो हमारा अभ्यास का जो नियम है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, यह नियम बताता है कि किसी काम को हम जितना अभ्यास करेंगे उससे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। जो हमारा अभ्यास का नियम है ये कहता है कि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम जल्दी सीखेंगे। उसके बाद है दूसरा हमारा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस। यानी यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना ही जल्दी सीखेंगे। दूसरा जो हमारा तत्परता का जो नियम है
यानी लॉ ऑफ जो रेडनेस है वो बोलता है कि जितना हम तत्पर रहेंगे हम उतना ही जल्दी सीखेंगे। उसके बाद देखें हमारा प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी यह नियम यह बताता है कि अगर यदि सीखना संतोषजनक हो, जो हमारा सीखना संतोषजनक हो तो सीखना क्या होता है वो तीव्र हो जाता है। यानी यदि सीखना असंतोषजनक है, असंतोषजनक नहीं होता है, यानी थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। यानी जो थॉर्नडाइक साहब हैं इन्होंने इस नियम में किसको महत्वपूर्ण दिया है, यानी पुरस्कार और दंड से, कि जो भी बच्चा है कि किससे सीखता है तो पुरस्कार और दंड से सीखता है। तो आपको कभी कभी जो इसके नियम है, जो प्राथमिक है नियम है, इसमें पूछता है कि जो थॉर्नडाइक है इनके प्राथमिक नियम में कौन कौन है, तो आपको यहीं से तीनों ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, और एक ऑप्शन आपको ऐसा कर देगा। तो आप सबको इसको ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों को, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ रेडनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी लॉ, यानी जो गौण नियम है। इसमें क्या होता है, पहला हमारा बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ मल्टीपली रिस्पॉन्स, यानी इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते हैं, यानी समय अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। यानी जो बहु प्रतिक्रिया का जो नियम है, इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की जो हमें सही विधि है वो मालूम हो जाती है। तो ये हो गई सेकेंडरी लॉ का पहला नियम। उसके बाद है दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन, यानी इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। यानी जो हमारा जो आंशिक क्रिया का जो नियम है, इस नियम के अनुसार अगर हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में तोड़ के करते हैं तो क्या होता है, वो आसान हो जाता है और वो जल्दी सीख जाते हैं। उसके बाद है तीसरा है आत्मीकरण का नियम, यानी लॉ ऑफ एसिमिलेशन, यानी इस नियम के अनुसार हम नवीन यानी जो नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर इससे अस्थायी बना लेते हैं। यानी जैसे यहाँ पे जो बच्चा है यहाँ पे साइकिल चलाता है और यहाँ पे बाइसाइकिल यानी बाइक यहाँ पे चला रहा है, तो जो यहाँ से साइकिल है यानी ये अपने जो पूर्व ज्ञान है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में चेंज कर लेना है और उसे अस्थायी बना लेना है। उससे क्या होता है, वो आत्मीकरण का नियम होता है, यानी लॉ ऑफ एसिमिलेशन होता है। यानी इससे अधिक सुगम और सरल हो जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है चौथा हमारा है मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम, यानी लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। जो हमारा लॉ ऑफ डिस्पोजिशन है, यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव यानी अभिवृत्ति होगी उतने ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को हम कम सीखेंगे। यानी जो हमारा मनोवृत्ति है, यानी जो हमारी अभिवृत्ति है, ये मानता है कि हम जितने काम को जितनी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना हम जल्दी सीखेंगे, अगर हमारी अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को हम कम सीखेंगे। उसके बाद है साहचर्य क्रिया का नियम। ये कई बार यहाँ से स्टूडेंट में आपको ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यानी लॉ ऑफ एसोसिएट शिफ्टिंग, यानी इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अनेक परिस्थितियों में उसी प्रकार करना। उसके बाद कुछ इनके एरर्स हैं, तो हम इनके एरर्स को देखते हैं। तो जिनको स्क्रीनशॉट चाहिए आप इसको ले सकते हैं। यानी बच्चों के एरर उनके सीखने के प्रोसेस का एक पार्ट है, यानी ये मानते हैं जो एरर है यानी जो गलतियां हैं वो क्या है, बच्चों को सीखने का एक अंग है। ये कई बार आपको स्टूडेंट में ये प्रश्न पूछा गया है कि जो बच्चे की जो एरर्स हैं उनके क्या है, उसके सीखने का एक पार्ट है, यानी उसका एक अंग है। और जो ये बच्चे की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करते हैं। यानी जो भी बच्चे की जो भी गलती है यानी जो भी एरर्स हैं, ये क्या है, ये बच्चों के सीखने का एक भाग है और ये थिंकिंग को समझने का ये क्या करता है, उसके एक साधन का काम करती है। और जो स्टूडेंट्स की एरर संकेत यानी
इंडिकेट करते हैं कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की ज़रूरत है, यानी उसे मैकेनिकल ड्रिल की ज़रूरत है। तो इधर से ये यहाँ से आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, बाकी हम अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुल 30 क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन है, और 30 में से आपके कितने सही होंगे। तो चलिए आप लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो चलिए हम, और जो लोग नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जो भी क्लास है आपको समय से मिलती रहे। तो चलिए अब हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि ठंडाई के अधिगम के नियम संबंधित है, यानी जो ठंडाइक है इसके जो अधिगम है के नियम किससे संबंधित हैं। क्या संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से, या बिहेवियर से, या व्यवहारवाद से, या कंस्ट्रक्टिविज्म यानी निर्माणवाद, या गेस्टाल्ट थ्योरी यानी संपूर्णता सिद्धांत। तो जो हमारा ठंडाइक है ये किन से है, ना हमारा कॉग्निटिव से है, ना कंस्ट्रक्टिविज्म है, और ना गेस्टाल्टवादी है। ये क्या है, ये बिहेवियरिज्म है यानी व्यवहारवाद है। यानी ये बोलते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा त्रुटि एवं प्रयास से सीखता है, बच्चा गलतियां करके सीखता है। तो जो पहला है, पहला का हमारा बी राइट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जो ठंडाइक का प्रभाव का नियम बल देता है, यानी ये किस पे बल देता है, रिपीटेशन यानी पुनरावृत्ति पे, इन्फोर्समेंट यानी पुनर्बलन पे, या पनिशमेंट यानी केवल दंड पे, या मोटिवेशन यानी प्रेरणा पे। तो जो ठंडाई का जो प्रभाव है ये मोटिवेशन पे ये बल नहीं देता है, और ना ये पुनरावृत्ति पे, ना ये रिपीटेशन पे देता है, और ये केवल, हम बोले हैं कि जहाँ पे आपको केवल देखे, ओनली देखे, वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। जहाँ पे आपको केवल देखने को मिले या ओनली, तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके लिए हमने एक थ्योरी, बहुत अच्छी थ्योरी कराई है, तो आप सब उसको देख लीजिएगा। आपका जितना भी पेडागोजी है, आपके 75 मार्क्स का जो भी है क्लास, एक वीडियो से आपको 75 मार्क्स का फायदा होगा। तो आप सब वो सब जाकर उस क्लास को देख लीजिएगा। उसमें हमने लगभग 100 क्वेश्चन कराए हैं, और उसमें कुछ थ्योरी भी है। तो इसका जो है रिइंफोर्समेंट आंसर हो जाएगा, यानी पुनरावृत्ति यानी पुनर्बलन। क्या होगा इसका, सॉरी, इसका रिइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन, इसका जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठंडाई के अनुसार, इनके अनुसार सेटिस्फाइंग यानी संतोषजनक परिणाम है, यानी इनके अनुसार जो है वो संतोषजनक परिणाम है, यानी अधिगम को कमजोर करते हुए, या बी ऑप्शन है उद्दीपन प्रतिक्रिया बंध को मजबूत करते हुए, या सी हमारा है नो इफेक्ट ऑन लर्निंग यानी अधिगम पे कोई प्रभाव नहीं, या प्रतिक्रिया में देरी करते हैं यानी डिले रिस्पॉन्स। तो इसका राइट आंसर है, जल्दी से इसका कमेंट कीजिए तीसरा का क्या होगा। यानी इनके अनुसार संतोषजनक का परिणाम है, क्या उद्दीपन प्रतिक्रिया को मजबूत करता है, नहीं। उसके बाद क्या ये प्रतिक्रिया में देरी करता है, डिले, ये नहीं। और अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं, इसका अधिगम पे प्रभाव पड़ता है। यानी अधिगम को कमजोर करने का है, नहीं। ये क्या है, यानी उद्दीपन प्रतिक्रिया बंध को ये क्या करता है, ये मजबूत करता है। तो जो 3 है इसका जो राइट आंसर हमारा वो बी हो जाएगा। 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, ठंडाइक ने अधिगम के कितने मुख्य नियम दिए। जो ठंडाइक हैं इनके मुख्य नियम, यानी इनके जो मेन लॉ हैं, यानी लॉ ऑफ लर्निंग, यानी इसके मुख्य नियम कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या 5 है। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, इसका जो कितना है, इसका 3 नियम है। 3 कौन कौन से नियम है, यानी हमारा है अभ्यास का नियम है,
हमारा अभ्यास का नियम, एक हमारा है अभ्यास का नियम, उसके बाद है हमारा दूसरा है तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, और हमारा जो तीसरा है, तीसरा हमारा क्या है, वो हमारा है प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। तो ये तीनों नियम आपको याद रखने हैं, यानी लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ रूटनेस और लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये तीन नियम इसके मुख्य हैं। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है निम्न में से कौन ठंडाई के अभ्यास के नियम का समर्थन करता है, यानी इनमें बताना है हमें कि कौन सा अभ्यास के नियम को समर्थन करता है, यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो जो हमारा है पहला ऑप्शन है कि प्रैक्टिस स्ट्रेंथ्स लर्निंग, यानी अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है या अधिगम अचानक होता है, जैसी अंतर्दृष्टि का अधिगम को सुधार करते हैं या दोहराना आवश्यक नहीं है। तो जो हमारा पांचवा है, तो पांचवा का यानी अभ्यास का जो नियम है वो किससे हमें समर्थन करता है, यानी दोहराना आवश्यक नहीं है, नहीं ये गलत है। उसके बाद ये अंतर्दृष्टि यानी इनसाइट इम्प्रूव नहीं है, ना अधिगम अचानक से होता है, नहीं। ये बोलते हैं कि अभ्यास से अधिगम मजबूत होता है, यानी ये बोलते हैं कि जितना अभ्यास करेगा बच्चा उतना ही जल्दी सीखेगा और सरल यानी आसानी से सुगम तरीके से सीख जाएगा। तो जो 5 का है वो हमारा ए राइट आंसर। उसके बाद हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, यानी 6 हमारा है कि ठंडाई का सिद्धांत इस नाम से भी जाना जाता है, यानी जो ठंडाई का जो सिद्धांत है इसमें से किस नाम से भी जाना जाता है। क्या अनुबंधन का सिद्धांत होता है, नहीं। क्या हमारा सी है संज्ञानात्मक सिद्धांत, नहीं। उसके बाद है पुनर्बलन सिद्धांत, नहीं। ये जो हमारा है ये संयोजनवाद का सिद्धांत इसे कहा जाता है, यानी कनेक्शनिज्म थ्योरी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ठंडाई का जो सिद्धांत है ये संयोजनवाद सिद्धांत भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद है हमारा 7 क्वेश्चन है, ठंडाई के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है, यानी इनके अनुसार हमारा जो कौन सा कथन है वो सही है। अधिगम संयोग से होता है, अधिगम प्रयास पर आधारित है, या अधिगम अवलोकन से आता है, या अधिगम केवल जन्मजात होती है। जहाँ पे केवल आपको दिखे वो हमारा ऑप्शन वो गलत हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है अधिगम अवलोकन से आता है, क्या अधिगम अवलोकन से आता है, नहीं। पहला है अधिगम संयोग से होता है, नहीं। ये क्या है हमारा अधिगम प्रयास पर आधारित होता है, यानी जो हमारी जो लर्निंग है किस पे है, ये प्रयास पे, यानी जितना प्रयास करेगा उतना सीखेगा। तो हमारा जो है 7 का बी राइट आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ठंडाई का सिद्धांत सबसे अच्छा लागू होता है, यानी जो ठंडाई का जो सिद्धांत है सबसे अच्छा लागू किस पे होता है, संकल्पना अधिगम पे होता है, कौशल अधिगम, या भावनात्मक अधिगम, या सामाजिक अधिगम। यानी जो हमारा इनका सिद्धांत है सबसे अच्छा किस पे लागू होता है, तो ये कंसेप्ट लर्निंग पे नहीं लागू होता है, ना इमोशनल लर्निंग पे होता है, ना सोशल लर्निंग पे। ये किस पे होता है, ये स्किल लर्निंग पे होता है। ये किस पे होता है, ये स्किल लर्निंग यानी कौशल अधिगम पे होता है, यानी जो 8 है इसका राइट आंसर बी, यानी स्किल लर्निंग यानी कौशल अधिगम। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ठंडाई के सिद्धांत में गलत प्रतिक्रिया यानी इनके यानी जो गलत यानी एरर है उनकी प्रतिक्रिया क्या है, बंध को मजबूत करती हैं, यानी इनके अनुसार जो गलत है जो गलती है यानी जो बच्चे की त्रुटियां है यानी जो गलतियां हैं वो क्या है, बंध को मजबूत करती हैं, या बंध को कमजोर करती हैं, या कोई प्रभाव नहीं डालती हैं, या पुरस्कृत की जाती है। तो 9 है इसका राइट आंसर बताइए, यानी यह बंध को क्या करती है, ये बंध को मजबूत करती है, नहीं। ये क्या करते हैं, ये बंध को
कमजोर करते हैं, यानी जो वीकेंड है उसको क्या वीकेंड द बॉन्ड, यानी जो बॉन्ड है इसको वो कम करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कोई इफेक्ट नहीं इसका इफेक्ट पड़ता है और ये पुरस्कृत की जाती है नहीं, तो जो इसका राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने शोध किस विधि का प्रयोग किया है, यानी इन्होंने अपना जो शोध किया, जो एक्सपेरिमेंट किया, वो किस विधि का प्रयोग किया है? प्राकृतिक अवलोकन, प्रयोगात्मक विधि, या सर्वेक्षण विधि, या केस स्टडी पे। तो इन्होंने किस पे किया? ये प्राकृतिक अवलोकन पे, नेचर ऑब्जर्वेशन पे नहीं किए, ना सर्वे मेथड किए, ना केस स्टडी किए। ये किस पे किए हैं? ये इनका एक एक्सपेरिमेंटल है, यानी प्रयोगात्मक विधि है। तो जो 10 है इसका बी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा है, थॉर्नडाइक ने बल दिया कि अधिगम का परिणाम होता है। इन्होंने बल दिया कि अधिगम का परिणाम होता है अवलोकन से नहीं, ट्रायल एंड सक्सेस से, या प्रयास और भूल से, या अनुबंधन से। तो आप लोग जल्दी से 11 का आंसर बताइए। ये प्रयास और सफलता से नहीं, सफलता से नहीं, ये प्रयास और भूल से, यानी ट्रायल एंड एरर से। हाँ, इनकी थ्योरी ही है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट करें। यानी थॉर्नडाइक का जो संयोजनवाद संबंधित है, किससे संबंधित है? तंत्रिका मार्ग से, संज्ञानात्मक मानचित्रण से, या उद्दीपन और प्रतिक्रिया के संबंध से, या स्मृति पुनः स्मरण से। तो जो थॉर्नडाइक का जो संयोजनवाद का जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? ये तंत्रिका मार्ग से नहीं, ना संज्ञात्मक मानचित्रण से संबंधित है नहीं, और ना ये स्मृति पुनः स्मरण से, यानी मेमोरी रिकॉल से नहीं। मेमोरी रिकॉल ये हमारा ये निगेटिव है। तो जो इसका हमारा ऑप्शन बच गया वो सी बच गया, यानी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स कनेक्शन से, यानी उद्दीपन और प्रतिक्रिया से। यानी तो जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, थॉर्नडाइक ने पजल बॉक्स का उपयोग किसके अध्ययन के लिए किया? इन्होंने एक पजल बॉक्स का, यानी जो भी इस बिल्ली पे, यानी जो कैट है, इस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो ये पजल बॉक्स के जैसा था। बिल्ली भूखी थी, जब बिल्ली को भूख लगती है तो बिल्ली क्या करती है? वो अपना खाने के लिए वो गलतियाँ करती है और प्रयास करती है। तो ये किस पे है? मानवीय व्यवहार पे है, ह्यूमन बिहेवियर, एनिमल इंटेलिजेंस पे है, पशु बुद्धिमत्ता पे है, या रिफ्लेक्स एक्शन यानी परिवर्त क्रिया पे है, या सोशल लर्निंग यानी सामाजिक अधिगम पे है। तो ये मानव व्यवहार पे नहीं है, ना सोशल लर्निंग पे है, और ना रिफ्लेक्स, यानी ये किस पे है? तो ये हमारा एनिमल इंटेलिजेंस पे है, यानी पशु बुद्धिमत्ता पे है। तो जो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम होता है, इनके अनुसार लर्निंग कैसी होती है? अचानक होता है, सडनली होता है, या ग्रेजुअल होता है, यानी या क्रमिक होता है, या ऑन बेस्ड इमेजिनेशन यानी कल्पना पर आधारित होता है। तो इनके अनुसार अधिगम कैसे होता है? तो इसका आंसर हमें जल्दी से बताइए। यानी जो ये अचानक होता है, नहीं होता है, ये अचानक नहीं होता है, सडनली नहीं होता है, ना बेस्ड ऑन रीजनिंग यानी तर्क पे नहीं है, और ना ही ये इमेजिनेशन बेस्ड है। ये क्या है? ये ग्रेजुएशन है, यानी ये कर्मिक है। तो जो 14 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, थॉर्नडाइक के अनुसार, इनके अनुसार कौन सी चीज अप्रभावी प्रतिक्रियाओं को कम करते हैं? यानी किसको ये जो अप्रभावी जो प्रतिक्रिया है इसको कम करते हैं? तो ये किस पे है? यानी अभ्यास पे है नहीं, क्या दंड पे है नहीं, और अवलोकन पे है, ये
क्या है, ये अप्रिय परिणाम है यानी अनप्लीजेंट आउटकम है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। किस प्रतिक्रिया को कम करती है वो हमसे पूछा गया है। उसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यानी थॉर्नडाइक का सिद्धांत है वो किस कक्षा विधि का समर्थन करता है। वो किस कक्षा विधि का समर्थन करता है, समूह चर्चा का करता है, ड्रिल और अभ्यास का करता है, विचार और मंथन का, या भूमिका निर्वाह करता है। यानी तो जो 16 है यानी समूह पे ग्रुप डिस्कशन करता है, नहीं करता है, ना ब्रेन स्टॉर्मिंग है और ना रोल प्ले है। ये क्या है, ये ड्रिल एंड प्रैक्टिस है यानी ड्रिल और अभ्यास है। तो जो 16 है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रश्न, थॉर्नडाइक का संयोजनवाद सिद्धांत किस पर आधारित है, मानसिक चिंतन पे, तार्किक सोच पर, या उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच संबंध पर, या भावनात्मक अनुभव पर। ये क्वेश्चन हमारा दोबारा आ गया है यानी जो संयोजनवाद का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, ये किस पे आधारित है, ये हमारा उद्दीपन और प्रतिक्रिया के बीच। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम बताता है यानी जो इनके लॉ ऑफ रेडीनेस है वो क्या नियम बताता है, विद्यार्थी की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, या विद्यार्थी प्रेरित और मानसिक रूप से तैयार हो, या शिक्षक सक्रिय होना चाहिए, या समय पर समय तय होना चाहिए। तो जो 18 है इसका हमें आंसर बताइए यानी ये विद्यार्थी की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक है, नहीं, इसमें हमें विद्यार्थी की कोई शारीरिक उपस्थिति आवश्यक इसमें नहीं है। इनके जो तत्परता का जो नियम है, और ये शिक्षक सक्रिय होना चाहिए, नहीं, शिक्षक की एक्टिविटी की बात ये नहीं करते हैं यहाँ पे। और ये समय तय होना चाहिए यानी फिक्स टाइम होना चाहिए, नहीं, ये किस पे बात करते हैं कि विद्यार्थी प्रेरित और मानसिक रूप से तैयार हो यानी जो विद्यार्थी है वो तैयार हो, यानी कैसे, तो प्रेरित यानी मोटिवेट और मेंटली रूप से, यानी तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा थॉर्नडाइक के सिद्धांत में संतोषजनक परिणाम का प्रभाव कहलाता है यानी जो संतोषजनक का जो प्रभाव क्या कहलाता है, तत्परता का नियम, प्रेरणा का नियम, प्रभाव का नियम, या सहसंबंध का नियम। तो जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत में संतोषजनक का जो परिणाम है वो क्या कहलाता है, क्या ये तत्परता का नियम कहलाता है, नहीं, लॉ ऑफ मोटिवेशन यानी प्रेरणा का नियम कहलाता है, नहीं, लॉ ऑफ एसोसिएशन नहीं कहलाता है, ये क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट है यानी लॉ ऑफ इफेक्ट का नियम यानी प्रभाव का ये नियम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है थॉर्नडाइक का प्रयास और भूल सिद्धांत किस मनोविज्ञान शाखा के अंतर्गत आता है। तो ये क्या थे, तो ये संरचनावाद नहीं थे, क्रियावाद नहीं थे, मनोविश्लेषण नहीं थे, ये क्या थे, ये व्यवहारवाद थे यानी बिहेवियरिज्म थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इस तरीके से हमारे सीटेट में ये क्वेश्चन आता है, तो आप सब इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत किसकी नींव में सहायक रहा, यानी ये किसकी नींव में सहायक रहा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में, या शैक्षिक मनोविज्ञान में, सामाजिक अधिगम में, या मानववादी विज्ञान में। यानी जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो किसकी सिद्धांत में सहायक रहा है, तो ये हमारा ना मानववादी में रहा है, ना सामाजिक अधिगम में रहा है, ये क्या है, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान है। ये क्या है, ये शैक्षिक मनोविज्ञान। तो 22 का हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद है हमारा 23 यानी निम्न में से कौन प्रयास और भूल का सर्वोत्तम उदाहरण है। इनमें कौन सा प्रयास और भूल का यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी का एक उदाहरण है। साइकिल चलाना सीखना है यानी साइकिल चलाना सीखना है, या वीडियो देखकर सीखना है, या व्याख्या सुनना है, व्याख्या नहीं, सूत्र याद नहीं करना है। यहाँ पे हम बोले हैं कि लेक्चर होगा वो हमारा गलत हो जाएगा, जो हमारा मेमोराइजिंग यानी हमें याद करना वो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो अब 2 ऑप्शन बच गए हैं, तो दोनों में से आप लोग बताइए कि वीडियो देख के सीखना होता है, वाचिंग वीडियो लर्निंग, नहीं, ये क्या है, साइकिल चलाना सीखना यानी लर्निंग टू राइड बाई ए बाइसिकल, यानी ये क्या है, साइकिल चलाना सीखना क्या है, ये प्रयास और भूल का सिद्धांत है। तो जो 23 है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
उसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रयास और भूल की प्रक्रिया में प्रयास और भूल की प्रक्रिया में भूल किसकी ओर ले जाती है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप सब ध्यान में रखिएगा। जो प्रयास और भूल की प्रक्रिया में भूल किसकी ओर ले जाता है, कुंठा की ओर ले जाता है, या हार मान लेता है, या गलत प्रतिक्रिया की समाप्ति पे, या कंफ्यूजन यानी भ्रम पे। तो जो हमारा 24 है इसका आंसर बताइए कि प्रयास और भूल की प्रक्रिया में भूल किसकी ओर लेकर जाता है। तो कुंठा की ओर ले जाता है, नहीं, ये गलत प्रक्रिया की समाप्ति की ना भ्रम की। ये क्या है, गिविंग अप यानी हार मान लेना। यानी जो इनके अनुसार जो कुंठा है यानी इनका अनुसार क्या है, जो भूल क्या है, ये गिविंग अप यानी हार मान लेना। तो जो 24 है उसका राइट आंसर आपको, तो इसका राइट आंसर तो 24 का जो है गलत और प्रक्रिया की समाप्ति यानी एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग रिस्पॉन्स, यानी इसका जो राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। 24 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ट्वेंटी फोर का भी हो जाएगा हार मान लेना। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा ठंडाई का सिद्धांत किसके लिए महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार जो इनका जो सिद्धांत है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है। नैतिक शिक्षा के लिए, कौशल आधारित अधिगम के लिए, परामर्श यानी या सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से है। यानी जो ठंडाई का जो सिद्धांत है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है। क्या ये नैतिक शिक्षा के लिए, या ये कौशल आधारित है अधिगम है, या परामर्श है, या सृजनात्मकता है। तो 25 है इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो 25 का आपका हो जाएगा, ना नैतिक शिक्षा से है, ना परामर्श से है, ना सृजनात्मकता से। क्या है, ये कौशल आधारित अधिगम है यानी स्किल बेस्ड लर्निंग। इसकी ये क्या है, जो इनका जो सिद्धांत है कैसा है, ये कौशल आधारित अधिगम है। तो जो 25 है इसका राइट भी हो जाएगा। इसके बाद है 26 ठंडाई के अनुसार सफल प्रतिक्रियाएं होती है। यानी इनके जो अनुसार है सफल प्रतिक्रियाएं होती हैं, याद रखी जाती हैं, अनदेखी की जाती हैं, प्रतिस्थापित की जाती हैं, या खारिज की जाती हैं। तो 26 का आंसर हमें जल्दी से बताइए। क्या खारिज की जाती है, नहीं। प्रतिस्थापित होती है, नहीं। अनदेखा की जाती है, नहीं। ये क्या है, रिमेम्बर्ड यानी याद रखी जाती है। इनके अनुसार जो सफल प्रतिक्रिया है क्या है, ये याद रखी जाती हैं। तो 26 का आपका ये आंसर हो जाएगा। 27 है ठंडाई का सिद्धांत किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है। यानी जो इनका सिद्धांत है किस प्रकार के डिसिप्लिन को ये समर्थन करता है। तो ये भावनात्मक नियंत्रण से करता है, इमोशनल कंट्रोल से नहीं। ये गलतियों को अनदेखा करना, ये क्या है, ये गलतियों को अनदेखा करना नहीं, ये गलतियों को अनदेखा नहीं करना है। ये तो बोलते हैं कि जब बच्चा गलती सीख रहा है तो वो एक अंग है उसको समझने का कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, तो बच्चा को किस तरह सिखाया जाए। ये पुरस्कार आधारित पुनर्बलन है। यानी हाँ, ये क्या है, रिवार्ड बेस्ड रिइंफोर्समेंट यानी पुरस्कार और, ये बोलते हैं कि बच्चा पुरस्कार और दंड से सीखता है, ये कठोर दंड से नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 27 का बी राइट आंसर। बाद है नेक्स्ट हमारा थॉर्नडाइक ने बल दिया कि अधिगम, यानी इन्होंने बल दिया कि जो हमारी लर्निंग है क्या निष्क्रिय प्रक्रिया है, या केवल पढ़ाने से होता है, या सक्रिय प्रक्रियाओं से होता है, या केवल मौखिक से होता है। तो इस तरीके से जब भी हमको क्वेश्चन देखने को मिले तो हमें ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन के आंसर तक हम बहुत आसानी से पहुंच जा सकते हैं। जैसे निष्क्रिय, यहाँ पे हम जो भी एक ट्रैक वर्ड की जो हम क्लास कराए हैं उसमें आपको बताया गया है कि आप कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी ऑप्शन को कैसे हटा सकते हैं और अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे निष्क्रिय, तो जो यहाँ पे पैसिव हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन निगेटिव हो जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन रहा नहीं। जहाँ पे केवल और ओनली आ जाए वो हमारा ऑप्शन गलत है। इसमें भी है केवल, यानी केवल मौखिक यानी परपरली, क्या है ये हमारे 3 ऑप्शन ऐसे, यानी ये क्या है सक्रिय प्रतिक्रिया की ओर
से होता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि ठंडाई का अधिगम मॉडल किस प्रकार के शिक्षण में उपयोगी है। यानी जो 29 है ये है हमारा किस अधिगम में, यानी अजाक्षा अधिगम नहीं, ये रूट लर्निंग हमारा ये गलत हो जाएगा। दार्शनिक अवधारणाएं नहीं, हमारा ये भी गलत हो जाएगा। और कलात्मक अधिगम यानी आर्टिस्टिक लर्निंग नहीं, ये क्या है, ये स्किल एक्विजिशन यानी कौशल प्राप्ति है। तो जो 29 है इसका राइट बी हो जाएगा। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन कि ठंडाई ने का प्रमुख योगदान नहीं है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको नहीं दिखने को मिले वहाँ पे आपको बहुत सावधानी से उस ऑप्शन को देखना होता है। यानी इनके अनुसार कौन सा प्रमुख योगदान नहीं है, प्रभाव का नियम, पदार्थ भूल का नियम, अंतर्दृष्टि अधिगम या संयोजनवाद। तो जो इनके नियम है, इनके नियम में कौन नहीं है, तो ये लॉ ऑफ इफेक्ट इनका ये नियम है। ट्रायल एंड एरर, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ये भी इनका नियम है। और एक कनेक्शनिज्म है, यानी ये क्या है, संयोजनवाद है। ये इनके नियम है, लेकिन हमें पूछा है गलत, तो गलत पूछा है तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी राइट आंसर, क्योंकि हमें से पूछा ही गलत है, तो हमें इसका आंसर गलत खोजना है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए, और ये पीटीएफ कैसी है, क्लास कैसी है, और आपको अगर ये पीटीएफ चाहिए ये तो हमें कमेंट करें। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, और क्लास अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली जो भी क्लास हैं वो आपको समय से मिल सके।